हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष कुमार सिंह। तो हम लोग ये पीपीएस का सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है, तो हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना होगा और जल्दी एंड भी करना होगा। तो हम लोग सबसे पहला हम लोगों ने फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम लोगों का वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या है? सी इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सी लेवल इज जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज डैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डैनियल रिची। ठीक है ना, तो डैनियल रिची जो थे वही इसको इंट्रोड्यूस कर। मैं और दूसरी बात कि इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही बताऊंगा और बाकी जो चीज़ है वो सब चीज़ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है नहीं क्रैश कोर्स में। तो सबसे पहले ठीक है, और ये जो होता है हम लोगों का सी लैंग्वेज होता है वो किस पे बेस्ड होता है? UNIX। ये जो UNIX है, सॉरी पेन क्या, हम लोगों का जो सी होता है वो किस पे बेस्ड होता है? UNIX। UNIX क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम सर्विस। ओके, तो इस पे ये बेस्ड होता है और बाकी सब इजी टू लर्न स्ट्रक्चर लैंग्वेज। स्ट्रक्चर लैंग्वेज मतलब जितना भी अगर सी प्रोग्राम कोई बड़ा सी प्रोग्राम होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है ना, सबका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है ना, और ये जो होता है लो लेवल एक्टिविटीज़ को भी, जैसे दो नंबर को सम करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे बड़ी बात कि सी यूज क्यों करते हैं, तो सबसे पहले जब सी स्टार्ट किया गया था तो सी में क्या था कि सबसे पहले हम लोग घर पे काम करेंगे, मतलब नॉर्मल छोटा छोटा काम करने के लिए किसी दो नंबर को ऐड करने के लिए यूज किया करते थे। लेकिन नहीं, फिर बाद में इसका यूज किस पे हो गया? इतना सारे चीज़ पे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया। तो ये सब चीज़ हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, डाटाबेस ये सब चीज़ हम लोगों ने, इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और हिस्ट्री ऑफ सी ये सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हाँ कब। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पे। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम बताने से पहले मैं अपना नोट्स निकालता हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपना नोट्स निकालता हूँ। तो हम लोग का सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ सी। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी, तो ये कब 1970 में डेवलप किया था? किसने? डैनियल रिची ने। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर जो हम लोगों का सी प्रोग्राम होता है वो एक नहीं, एक से ज़्यादा फंक्शन को कंटेंट रखता है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों का सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो मेन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग मेन कहते हैं। और कोई भी प्रोग्राम अगर हम स्टार्ट करते हैं या फिर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहला हम लोगों को मेन फंक्शन लाना ही लाना होगा, वरना बिना मेन फंक्शन के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, और जो भी हम लोग का मतलब हम लोगों का जो प्रोग्राम होगा वो क्या क्या कंटेंट रखता है, मतलब क्या चीज़ उसमें होना चाहिए। पहला तो कि हेडिंग होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, फंक्शन का नाम होना चाहिए कि आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, या फिर उसमें आर्गुमेंट होना चाहिए, हेडिंग हो गया, नेम ऑफ फंक्शन हो गया, फॉलोड बाय आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बोल तो कि अगर मान लिया किसी को ऐड करना है या फिर हम लोग को एवरेज निकालना मान लिया, तो एवरेज निकालना होगा तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 को ऐड करेंगे पहले, उसके बाद 5 से डिवाइड देंगे। ठीक है ना, और दूसरी बात कि जो पैरेंथेसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे वो किस में? ये वाला पैरेंथेसिस में हम लोगों का क्लोज रहेगा। कौन से वाले में? ये में और ये में, इसमें क्लोज होना ही होना है। ठीक है, तो अगर मान लेते कोई ये वाला पैरेंथेसिस यूज करता है, ठीक है ना, और इसके अंदर सी प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर सी प्रोग्राम लिखा गया तो इसको ये क्लोज जरूर करेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग का सबसे पहला जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ और एक और, इसका मतलब क्या होता है? बहुत लोग पूछते थे कि हाँ इस पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो देखता है कंटेन एलिमेंट्री स्टेटमेंट और अदर कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट को कंटेंट रखता है। ठीक है ना, कोई भी अगर आप सी प्रोग्राम में अगर स्टेटमेंट लिखते हो तो ये इसके अंदर हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, अब आया कि बैकस्लैश आई स्टार, ये हो गया, या फिर बैकस्लैश स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि ये कमेंट होता है, इसके अंदर आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी का एवरेज निकालना है, ठीक है ना, तो लिखना होगा फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर। ठीक है, तो वो इसके अंदर लिखेंगे बैकस्लैश स्टार फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर। ठीक है ना, और इसको क्लोज करें। तो इस कमेंट का फ़ायदा क्या है कि ये जो कमेंट होता है वो कंपाइलर इसको चेंज नहीं कर पाता, जो जैसा है वैसा ही छोड़ देगा। ठीक है ना, तो कमेंट एंड स्टेटमेंट विच कांट बी कन्वर्टेड कंपाइलर इनटू कंपाइलर टू मशीन लैंग्वेज। ये जो अगर
इस वाले फंक्शन के अंदर में कोई भी स्टेटमेंट लिखा जाता है, ठीक है, तो उसका कोई भी कंपाइलर जो है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं कर पाता। अगर मान लेते a = 20 और b = 5 है, ठीक है, तो इसका सम क्या है a + b, ठीक है ना। तो अगर मान लेते बैकस्लैश है और ये भी ब्लैक है, इसके अंदर लिख देते हैं कि एडिंग 2 नंबर, ठीक है, तो ये शो तो करेगा कि हाँ एडिंग 2, लेकिन ये कभी इफेक्ट नहीं करेगा, ये बस केवल इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते c = 25 है, तो सम अगर मान लिए किए तो ये सम प्लस c लिखेंगे, सम प्लस c बोल तो जो भी हम लोग का ऊपर में सम आया है उसको c प्लस जो 25 जोड़ेंगे, ठीक है। तो a + 20 + 15 कितना हुआ 35, ठीक है, 35 में 25 जोड़ेंगे, तो ये सम इसका मतलब होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते कि एडिंग थर्ड नंबर ऑफ सम, तो ये शो नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये हम लोग का हेडिंग के तौर पे रहेगा। और दूसरा चीज़ कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, #include studio.h, ठीक है। तो studio.h करने का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि अगर include studio.h, ठीक है ना, अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें ज़रूर printf कंटेंट क्या क्या रखता होगा, कि इसको लिखने का मतलब है कि प्रोग्राम में printf यूज हो रहा होगा और scanf यूज हो रहा होगा। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब तो इसमें गारंटी के साथ होगा कि इसमें ना printf लिखा हुआ रहेगा ना प्रिंट scanf रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों करने का मतलब क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते ये मेन, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि कोई भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना होगा तो किसे करेंगे, मेन से करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग मेन का यूज किए, ठीक है। तो अब printf, ठीक है ना, printf में आपको क्या है, n is our first look, ठीक है। तो /n our first look /n, इसका मतलब क्या होता है इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, या फिर यहीं बता देता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर टॉपिक आप लिखते हैं, ठीक है ना, अगर मानते हैं किसी को ऐड करना होगा तो फाइंड द ऐड ऑफ 2 नंबर, ठीक है ना। तो अगर मानते हैं कोई प्रोग्राम आप देखते हो कि ठीक है ना, ऐड 2 नंबर, तो 2 नंबर आप डालते हो तो मतलब उसका सम दे देता है, ठीक है ना। तो हम लोग को स्क्रीन पे जो प्रिंट होता है वो, अगर मान लेते हैं ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, अगर यहाँ पे मतलब आपको शो करवाना है, क्या शो करवाना है, n is our first look, तो आपको क्या मतलब ये प्रोग्राम में टाइप करना होगा, printf, ठीक है, /n our first look। अब ये अगर ये आप प्रिंट करते हो तो इसका मतलब क्या है कि n is our first look जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा हम लोगों का सिंपल सा। और उसको फिर जो है ये अगर मान लिया हम लोग ये पैरेंथेसिस से, अगर दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, अगर मानते ये पैरेंथेसिस से हम लोग यूज किए, ठीक है, तो क्या होगा कि इसी पैरेंथेसिस से हम लोगों को क्लोज भी करना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये ब्लैक सेमीकोलन ब्लैक /n का मतलब क्या होता है, इन द लाइन, ठीक है, इन द लाइन। अगर मान लिया n is our first look लिख रहे हैं, ठीक है ना, n is our first look लिख रहे हैं, तो ये अगर /n लगा दिए तो इसका मतलब होता है कि लाइन जो हो गया वो क्लोज हो गया। और मान लिया कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था किससे, ये वाला पार्ट से, ये पैरेंथेसिस से, तो इससे क्लोज भी किया, तो क्या हुआ, विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, ओके। तो ये हम लोग का सेकेंड था। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, जो हम लोगों को अब पढ़ना है, जो चीज़ क्या पढ़ना हम लोगों को अब, वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछला लेक्चर में मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया था, तो उसको एक बार फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग का टॉपिक है वेरिएबल एंड वेरिएबल टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, #include studio.h। तो हम लोगों का जो भी अगर फंक्शन स्टार्ट होगा वो इस हेडर फाइल से स्टार्ट होगा। और ये हेडर फाइल करने का मतलब क्या है कि ज़रूर इस प्रोग्राम में printf यूज किया गया होगा या फिर scanf यूज किया गया होगा, तभी #include studio.h है। क्योंकि अगर प्रोग्राम में printf और scanf नहीं रहेगा तो आप लोग इसको ये लाइन लिखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, #include studio.h। studio.h का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किससे करवाना है, मेन फंक्शन से। और इसको क्या करना है, एक पैरेंथेसिस से प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम किस में लिखा आएगा, हम लोगों का जो भी स्टेटमेंट होगा वो पैरेंथेसिस में होगा क्लोज। तो हम लोग मान लेते हैं कि n is our first look जो हम लोगों ने लिखा था, तो मान लिया \n, ठीक है, n is our first look at C प्रोग्राम, ठीक है ना, इतना सारा लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या होता है कि \n का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि इसका मतलब होता है कि आप इंड ऑफ लाइन या फिर कुछ स्टार्ट द लाइन, ठीक है ना।
तो अगर मानते हैं हम लोग यहाँ पे इंड लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी इंड पढ़ना है, ठीक है। तो इसको लिख दिया यहाँ, तो हम लोग यहाँ पे इंड लेके चल रहे हैं, ओके। तो ये हम लोगों का नॉर्मल प्रोग्राम हुआ। और एक और चीज़ कि ये जो पैरेंथेसिस है, इसी के अंडर में क्या काम करने वाला है, जो भी हम लोग का फंक्शन होगा वो इसी के अंदर में कवर होगा। तो आइए हम लोग दूसरा प्रोग्राम लेके देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि हैशटैग इंक्लूड studio.h पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई मेन फंक्शन होगा जो पैरेंथेसिस में क्लोज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नया चीज़ क्या है कि एक इंटीजर ABC, और ये तो पैरेंथेसिस है जिसमें आप लोग क्लोज रखेंगे मतलब। तो इसको क्या करना है, इंट ABC। तो यहाँ पे ABC जो हम लोग को नहीं पता है कि वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट करने का मतलब क्या हुआ, इंट के जगह पे आप बैकस्लैश भी रख सकते हैं, फिर इसके जगह पे कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि हम लोग को ABC नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अगर दे दिया a = 10, b = 20, a = 3, मतलब a+b, तो जैसे कि a 10 है, 20 है, तो अगर मानते हैं कि 10 के जगह पर अगर 30.2 होता, ठीक है, तो क्या होता, तब भी इंट ही लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो इंटीजर है, इसलिए हम लोगों को पता चला कि हाँ इंटीजर है तो आप 10 लिखे हैं, 10 20 है तो इंटीजर लिखे का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिक्लेरेशन क्या कहता है, ठीक है, कि वो इंटीजर है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई ए बी और सी जो हम लोग का इंटीजर है, ठीक है। तो a = 10 हो गया, b = 20 हो गया, c = a+b हो गया। तो जैसे कि मैंने पिछला मतलब लेक्चर में बताया कि %d क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो प्रिंट एफ, तो हम लोग को क्या प्रिंट एफ करवाना है, मतलब कि हम लोग को स्क्रीन पे क्या प्रिंट करा, मान लीजिए कोई ये स्क्रीन है, इसमें हम लोग को क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब \n, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग बताए थे कि कोई भी लाइन को इंड करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते द सम ऑफ %d, ठीक है, सम ऑफ %d मतलब \d, और ये क्या है, इज %d, मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ a एंड b इज %d मतलब c। तो a+b = क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो कि %a 1, दूसरा पेन यूज करता हूँ, 1, %d 2, और %d 3 जो है वो क्या हुआ, हम लोग का पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन है। तो ये हो गया, तो द सम ऑफ %d इज %d, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई a हो गया, इसमें b हो गया, और इसमें क्या है a+b हो गया, मतलब कि c वाला पार्ट हो गया इसमें, ओके। तो इसको आप लोग पैरेंथेसिस में भी डाल सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि दूसरा में कि ये जैसे इंटीजर हो गया, जैसे हम लोगों का क्या हुआ, इंटीजर से एग्जीक्यूट करवाए थे, तो मानते हैं इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं वेरिएबल टाइप। वेरिएबल तो हम लोगों ने पढ़ा, अब आता है वेरिएबल टाइप में। तो वेरिएबल टाइप में 4 प्रकार में डिवाइड किया गया, एक इंटीजर्स में, दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, तीसरा कैरेक्टर में, और चौथा डबल में, ओके। तो हम लोग सबको एक एक करके देखते हैं। तो मान लेते हैं इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए क्या होगा, 7, 17, 256 या फिर -7, -8, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले से भी पता है कि हाँ क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स के लिए जब भी आपको 7, 17 और 256 जैसा इंटीजर का यूज़ करना होगा, तो आप लोग टाइप ऑफ डिक्लेरेशन क्या लिखेंगे, INT, ठीक है। तो उसका साइज कितना होता है, 2 बाइट का, मतलब सिर्फ एक कंटेंट कर सकता है, एक ही एलिमेंट को कंटेंट कर। इसका रेंज कितना होता है, -32,768 से लेके 32,767 तक, बहुत लंबा रेंज है, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, फ्लोट से, FLOT, ठीक है, फ्लोट से। तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब क्या होता है, डेसिमल। तो जैसे 10.5 हो गया, 6.325 हो गया, ठीक है। तो वो हो गया हम लोगों का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, ठीक है। तो ये कितना होता है, 4 बाइट का कंटेंट रखता है, जिसका हम लोग 3.4 से लेके 38 तक रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सब चीज़ पूछ देता है नॉर्मली, ठीक है। तो मान लेते अब हम लोग आता है कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर XYZ का मतलब कुछ भी हो सकता है, इसमें आप लोग इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल सकते हैं, ये सिर्फ 1 बाइट का होता है, ठीक है। तो ये तो जब भी हम लोग कैरेक्टर यूज़ करेंगे XYZ में, तब से हम लोग क्या लिखेंगे, CHAR, इसका मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ डिक्लेरेशन क्या लिख देगा, CHAR। अब हम लोग आता है डबल में। तो डबल हम लोग का क्या होता है, ठीक है। डबल करने का मतलब मान लेते कोई अगर डेसिमल नंबर है 10.5, तो 10.5, 10.6 है, तो इन दोनों में कोई सिमिलर। लेकिन जैसे हम लोग 10.55555 मतलब रिपीटेशन आने लगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, ठीक है। तो उसको हम लोग डाल देते हैं डबल पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, अगर मान लेते a = अगर 93 दिया हुआ है,
तो ये जो होता है एक तरह का मेमोरी लोकेट सेवर का काम कर रहा है ना, क्योंकि बाइट हम लोगों का मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे 7th 8th में पढ़े थे बचपन में कि बाइट का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा स्पेस रखता है जहाँ पे आप एक दो वर्ड को जाके रख सकते हैं, कंटेंट रख सकते हैं, ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं। तो अगर ए इक्वल टू अगर 93 है तो 93 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि बी इक्वल टू रखते हैं 57.5, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मतलब कि सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे हम लोग ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में क्या बोला था कि 10.5 है, 6.35 है, मतलब ये पॉइंट में ले रहा। तो पॉइंट में जब भी लेंगे तो हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे, और ये क्या होगा, बी इक्वल टू 57.5 हो जाएगा, ठीक है ना। और परसेंटेज डी कन्फ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब होता है गैप, मतलब सम ऑफ राम एंड लक्ष्मण इक्वल टू सीता, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल जो कि कोई रिलेशन नहीं है इससे, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है सम ऑफ डैश एंड डैश इक्वल टू डैश, ठीक है। तो इसका मतलब परसेंटेज डी का मतलब क्या होता है कि द गैप इज फिलिंग बाय इंटीजर इज रिस्पेक्टिवली ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी को देखते हुए रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने पिछला लेक्चर में नहीं बताया था, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो क्या है, हम लोगों का बता रहा है कि जो पहला परसेंटेज डी है वो ए है, दूसरा परसेंटेज डी है वो बी है, और तीसरा परसेंटेज डी है वो क्या है, सी है। अब इस पे ये सिर्फ नोट्स है, ओके। अब नोट्स था ऐसे सिर्फ केवल, अब जैसे कल से मैं प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो उसके लिए मतलब एक प्रोग्रामिंग मतलब बेस रखूंगा, ये कोई पेज पे नहीं बताऊंगा, पीडीएफ पे नहीं बताऊंगा, उसके लिए प्रोग्रामिंग लिख के बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच।